हाय एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कैसे खिलाफत मूवमेंट ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को उसकी एक बुनियाद बनाई और उसको कैसे स्टार्ट दिया। तो अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया था। गांधी ने क्यों वो मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था, आइए आज उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम खिलाफत मूवमेंट देखेंगे, वो मूवमेंट क्यों हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुस्लिम आइडियोलॉजी की वजह से हुआ था। टर्की जो कि ओटोमन एम्पायर था, जो कि आज का टर्की है, वो ख़त्म हो चुका था और उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो भी मुस्लिम आइडियोलॉजी के लोग थे वो खालिफ को मानते थे और उसको हटाने की बात करी जा रही थी। कमल पाशा के 1922 में आ जाने के बाद उन्होंने टर्की को एज अ सेकुलर स्टेट बोल दिया और सेकुलर स्टेट से क्या हुआ, जो खालिफ की एक सुप्रीम लीडर की पावर थी वो ख़त्म हो गई थी। तो खालिफ जो चीज़ थी वो खुद ही अबॉलिश हो गई थी। तो जिस चीज़ पे खिलाफत मूवमेंट लड़ रहे थे, खिलाफत के जो मुस्लिम लोग लड़ रहे थे, जब वो चीज़ें अबॉलिश हो गई तो लड़ने का तो कोई बेस ही नहीं रहा। तो इस वजह से वो मूवमेंट ख़त्म हो गया था और वैसे ही कुछ डिफरेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ हुआ। अब आप लोग जानते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट किया था और ये एक ऐसा मूवमेंट था जो नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते में था। बट इस मूवमेंट ने थोड़ी सी करवट ले ली थी। वहाँ के जो लोग थे, जो मासेस ने इस मूवमेंट का साथ दिया था, जिन मासेस ने, उन मासेस ने थोड़ा सा वायलेंस कर लिया था, विच वॉज द चौरी चौरा, द फेमस इंसिडेंट्स ऑफ 1922। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था, जो अब मूवमेंट कर रहे थे लोग, इन लोगों ने एक लिकर शॉप को जला दिया था और वहाँ से पुलिस, विच वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको अरेस्ट करके ले गई थी। और उसी अरेस्ट के दौरान इन लोगों ने ब्रिटिश जो पुलिसमैन थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, पुलिसमैन जो थे, उन पे हमला कर दिया था और वहाँ पे जितने भी लोग थे 22 पीपल, उन लोगों को मार दिया था। पूरे मॉब ने, पूरे झुंड ने, जो भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लीड कर रहे थे। अब बात आती है, जहां गांधी ने इस मूवमेंट की शुरुआत ये सोच के करी थी कि एक हम पीसफुल स्वराज लाएंगे, वो मूवमेंट तो अब रुकना ही था, क्योंकि जिस पाथ में गांधी ले जाना चाह रहे थे मासेस को, कुछ लोगों ने उस पाथ को चुना ही नहीं। तो जहां गांधी सोच रहे थे कि हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बारदौली से अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ओर ले जाएंगे, वो सोच गांधी की वहीं रुक गई, क्योंकि उनको ये नॉन वायलेंस बिल्कुल पसंद, ये वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला अब इसको रुकना पड़ेगा और उन्होंने अपना मूवमेंट रोक दिया। बारदौली में उन्होंने अपनी एक मीटिंग रखी और बोल दिया कि इस मूवमेंट को अब यहीं रोक दो, अब हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मासेस मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद ये एक राइट टाइम नहीं है एक ऐसा मूवमेंट करने का जब मासेस को नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे ले जाना चाह रहा हूँ। ये मूवमेंट ख़त्म हो जाता है और इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या होता है, गांधी को भी 1922 में 6 साल की जेल हो जाती है। राइट। अब देखते हैं इस जो खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर आप सोचेंगे तो सबसे पहला, खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन, उससे आप क्या समझते हैं, मुस्लिम्स जुड़ गए थे। अब जो हिंदू लोग, जो सिर्फ हिंदू अलग और कम्युनिज्म हम देख रहे थे, वो हटकर हमने देखा कि मुस्लिम इन्वॉल्व हो रहे थे, तो हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस मूवमेंट में देखते हैं। सेकेंडली, स्वराज लिंक हुआ था खिलाफत से। मैंने आपको पहले भी बताया, गांधी ने अली ब्रदर्स के साथ टूर किया था, जगह जगह गए थे। तो ये मास मूवमेंट जो मासेस को जोड़ रहे थे, जिस तरीके से गांधी मासेस को लीड कर रहे थे, उस मास मूवमेंट ने इसको एक नई पहचान दी। थर्डली, इन्वॉल्वमेंट पूरा था, यहाँ पे आर्टिशंस भी थे, एजुकेटेड पीपल भी थे, पीजेंट्स भी थे, वुमेन भी थी, लेबर भी थे, स्टूडेंट भी थे। अब जब मैं मासेस की बात करी तो मासेस तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उठाएगा ना, तो पूरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इस मूवमेंट में अपना सहयोग दिया। एंड कॉलोनियल रूल जो था कि ये इनविटेबल है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कॉलोनियल रूल तो चलेगा ही, ये मिथ भी टूट गया, क्योंकि जिस तरीके से सत्याग्रह ने विक्ट्री हासिल करी, वो खेड़ा का हो, वो सत्याग्रह अहमदाबाद का हो, या वो सत्याग्रह चंपारण का हो, जिस तरीके से उन्होंने विक्ट्री हासिल करी, उससे ये समझ में आता है कि सत्याग्रह एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, जिससे ब्रिटिशर्स के लिए कहीं हम फाइट कर सकते हैं। और ये शायद एक नया बात उन्होंने ढूंढा, एक नया ज़रिया ढूंढा, उनको ये बहुत ही ऐसा ज़रिया लग रहा था शायद जिसकी वजह से हम कॉलोनियल रूल को थोड़ा तोड़ सकते हैं। ये मिथ भी ब्रेक हुआ। बट इसी पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखते हैं, भले ही मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट तो रहा, बट ये इन्वॉल्वमेंट क्यों रहा, ये इन्वॉल्वमेंट इसलिए रहा क्योंकि मुस्लिम्स
अपनी मुस्लिम आइडियोलॉजी को बचाना चाहते थे। तो जो मुस्लिम्स अपनी मुस्लिम आइडियोलॉजी को बचाना चाहते थे, उन लोगों ने क्यों नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अपना हाथ दिया? इसीलिए हाथ दिया कि हम अपनी मुस्लिम आइडियोलॉजी, मुस्लिम के लोगों को मुस्लिम आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे साथ दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो मूवमेंट से स्वराज का होता, खिलाफत का ना होता, तो जिस तरीके से मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट था वो इन्वॉल्वमेंट ना होता। और वैसे ही हुआ, जैसे ही खलीफ अबॉलिश हो गए 1922 में, खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गया, मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन था वो ख़त्म हो चुका था। सो दैट वाज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। क्योंकि अगर हम इन्वॉल्वमेंट भी देखते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट भी कम्युनल बेसिस पे था, सेकुलर बेसिस पे नहीं था। सो अब हमने देखा कि कैसे खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। 1922 में जब गांधी को जेल हुई तो हम एक लीडरशिप वैक्यूम देखते हैं। अब एक लीडरशिप वैक्यूम से अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ये टर्म पहले भी पढ़ा है। कैसे 1905 के बाद जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और 1907 में जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, तो हमने फिर से वहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम देखा था। यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम तो नहीं था क्योंकि कांग्रेस थी, बट लीडरशिप वैक्यूम था क्योंकि जिस तरीके से गांधी ने जोड़ रखा था मासेस को, अब वो थोड़ा वो टूट चुका था। क्योंकि जब लीडर ही नहीं है तो मासेस कैसे जुड़ी रहेंगी। सो यहाँ एक लीडरशिप वैक्यूम देखते हैं। और कुछ वैसा ही सिमिलर हिस्ट्री ने फिर से अपने आप को रिपीट किया। इस टाइम में हुआ, कांग्रेस जो थे वहाँ पे फिर से क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़ होने लगी। कैसी क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज़? जैसे हमने पहले देखा था, हमने 1907 में क्या देखा था कि कांग्रेस में क्यों स्प्लिट हुआ? दो आइडियोलॉजीज़ उभर के आई, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, जिनका काम करने का तरीका दोनों ही अलग था। और यहाँ पे भी कुछ सिमिलर वैसा ही हुआ। यहाँ पे दो आइडियोलॉजीज उभर के आई, विच वॉज स्वराजिस्ट, विच वर नोन एज प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस। आप नाम से ही समझ रहे होंगे प्रो और नो चेंजेस का क्या मतलब है। यहाँ पे स्वराजिस्ट ने बोला जो बॉयकॉट चल रहा था उसको ख़त्म करके हम काउंसिल्स में ऐड होते हैं। अब ये कौन सी काउंसिल्स की बात हो रही है? अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में कुछ हमने 1919 एक्ट के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा आप देखिए, आप समझ पाएंगे कि 1919 का एक्ट किस चीज़ पे था। सो जो ये एक्ट था जहाँ पे इन्होंने बोला कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अब जो इंडियंस हैं उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में आने देंगे, उस तरीके से इन्होंने बोला कि चलो अब हम ब्रिटिशर्स के अंडर फिर से काउंसिल्स में काम शुरू करते हैं, बॉयकॉट को छोड़ते हैं। वहीं पे नो चेंजेस ने क्या बोला? नहीं, अब हम काउंसिल्स में नहीं जाएंगे। क्योंकि 1919 का जो एक्ट था वो ऑलरेडी एक डिसअपॉइंटमेंट था। उन्होंने बोला हम इस एक्ट में नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट ही करेंगे। और उसकी वजह से कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हुई। सो आइए पढ़ते हैं स्वराजिस्ट के बारे में पहले कि स्वराजिस्ट में कौन कौन से लीडर्स थे। तो सबसे पहले लीडर है हमारे CR दास, सेकंड मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान। का SSC वगैरह में बहुत बार पूछ लेते हैं कौन फाउंडर्स थे स्वराजिस्ट पार्टी के, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही 3 लीडर्स हैं। अगर कभी कुछ लीडर्स के नाम नहीं आए और आपको CR दास का नाम मिला MCQ में तो उसको टिक मार दीजिएगा। या फिर कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 1-2 करके कि कौन कौन थे। कभी आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछ लिया कि CR दास, मोतीलाल नेहरू या अजमल खान, या फिर आपसे पूछ लिया लाला लाजपत राय, तो आप उसमें भी 1-2 में क्लिक करिएगा, सिर्फ एक को क्लिक मत करिएगा, राइट। अब जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एक्सपोज की बात हुई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो कैसे काम होएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बॉयकॉट करने के बाद। सो एक्सपोज करेंगे, क्या एक्सपोज करेंगे? बेसिक वीकनेसेस। इन्होंने बोला हम काउंसिल में ऐड होकर पता लगाएंगे कि ब्रिटिशर्स की क्या वीकनेसेस हैं, या फिर हम ये पता लगाएंगे कि क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, और फिर हम उन चीज़ों को मासेस तक पहुंचाएंगे, मासेस को बताएंगे, और फिर हम एक मूवमेंट को कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरह काम करेंगे। और इन्होंने सेकेंड क्या तरीका ढूंढा? एंड और मेन। या तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आप ख़त्म करो, हमें मत दो। आपने जो हमें बोल रखा है कि आप हमको इन्वॉल्व कर रहे हो और आप हमको कौन से सब्जेक्ट्स दे रहे हो? इफ़ यू रिमेंबर, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स दिए। कौन से थे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट? हेल्थ, एजुकेशन, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। क्योंकि अगर आपको एक कंट्री चलानी है तो मनी इज़ द मेन थिंग, जिससे फाइनेंस हो गया या फिर बिल हो गए, इन सब से आप काफ़ी ज़्यादा आप कंट्री को रन कर सकते हो, रादर देन हेल्थ एंड एजुकेशन। ये काफ़ी एक साइड सेक्टर्स आ जाते हैं जब कंट्री डेवलपमेंट की बात आती है। सो एंड और मेंड से क्या इनका कहने का मतलब था, या तो आप हमारी जो आपने हमको सीट्स दे रखे हैं, या तो आप इसको ख़त्म कर दो, या तो फिर से इस काउंसिल को मेंड करो, फिर से इसमें इम्प्रूवमेंट हो, और वहाँ से हम स्वराज अटेन करेंगे। तो क्यों इनका नाम स्वराजिस्ट पड़ा? क्योंकि मोटिव इनका भी स्वराज था।
अब आप देख रहे हैं मोटिव हर किसी का स्वराज है। होम रूल लीग आया, उसका भी स्वराज था। कांग्रेस ने जब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की बात करी, उनका भी स्वराज था। गांधी ने जब बात करी, उन्होंने भी स्वराज की ही डिमांड करी, और यहाँ फिर से स्वराजिस्ट भी स्वराज की ही डिमांड कर रहे हैं। बात सारी इंडिपेंडेंस की ही है, बट जो लोगों के यहाँ तरीके हैं वो हमेशा अलग अलग रहे हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में घुसकर अमेंड करके और या फिर उसको ख़त्म करके यहाँ पे स्वराज की डिमांड करी इन लोगों ने। अब देखते हैं नो चेंजेस में कौन कौन से लीडर्स थे। सी राजगोपालाचार्य, M.A. अंसारी, राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। सो अगेन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाउंडर्स कौन कौन से हैं, तो आप ये नोट कर लो। एंड अब इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि हम अपोज करेंगे। इन्होंने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करी, बट कैसे बोला कि हम मासेस से ही जुड़ के काम करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ के काम नहीं करेंगे। और इसके भी दो रीजंस थे, क्योंकि जब आप ब्रिटिशर्स से जुड़ जा रहे थे, जैसे पहले भी ब्रिटिशर्स और मॉडरेट्स ने जिस तरीके से काम किया, लोग उनको ब्रिटिशर्स से ज़्यादा लॉयल समझ रहे थे, ज़्यादा उनके लिए लॉयल समझ रहे थे, और मासेस उनसे उस तरीके से नहीं जुड़ पा रही थी। इसी वजह से जब हम गांधीयन फेज देखते हैं, हम एक न्यू एरा भी देखते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके से एक नई वेव ऑफ नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। इन्होंने बोला कि हम सिविल डिसओबीडियंस की ओर बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट फेज लाएंगे, हम नॉन कॉर्पोरेशन तक नहीं रुकेंगे, हम मासेस को उसी तरीके से जोड़े रखेंगे और सिविल डिसओबीडियंस पे वर्क करना शुरू करेंगे। 1922 में अगेन कांग्रेस का सेशन होता है। ये सेशन गया में हुआ, और इस सेशन में क्या हुआ, जो स्वराजिस्ट उन्होंने डिमांड करी, जैसे पहले किस चीज़ की डिमांड होती थी कि प्रेसिडेंशियल रूल किसका होगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, यहाँ पे डिमांड हुई कि आप हमारे तरीके से कांग्रेस को प्लीज़ चलाइए। बट जिस तरीके से वहाँ गांधी जी का दबदबा भी बना हुआ था, और जिस तरीके से चीज़ें उस टाइम पे मासेस डिमांड कर रहे थे गांधी की, उन्हें लगा स्वराजिस्ट एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह का भी विक्ट्री लोग देख चुके थे। सो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं पे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, और उन्होंने क्या बोला कि हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनाएंगे। सो अगेन नोट कर लीजिए, पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। 1923 में ये बनी थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। किसने बनाई थी ये? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। कंफ्यूज मत होना, इन्हीं दोनों ने बनाई थी। एंड 1923 के बाद हम फिर से एक लूप देख लेते हैं। बट अब इसमें क्या होता है, 1907 में आप देखते हैं स्प्लिट हो गया, क्योंकि क्यों स्प्लिट हुआ, आइडियोलॉजीज मैच नहीं करी। यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुआ, यहाँ पे इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रिज़ाइन मत करो, आप कांग्रेस में आके अपने तरीके से काम कर लो, और जिन लोग को अपने अलग तरीके से काम करना है, जिनकी आइडियोलॉजीज आपसे मैच नहीं होती, वो अपने तरीके से काम करेंगे। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो देख चुके थे कि 1907 के बाद जो स्प्लिट हुआ, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल वैक्यूम आया वो और पीछे चले गए थे, और शायद जो इंडिपेंडेंस हम लोग को 1947 में मिली, शायद वो थोड़ा और पहले मिल जाती, अगर जो इनका पॉलिटिकल तरीका था, जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, अगर कुछ ऐसे वैक्यूम्स बीच में ना क्रिएट होते। सो वो उस चीज़ से सबक सीख चुके थे, और उन्होंने बोला कि नहीं, अब यही सही है कि हम साथ मिलके ही काम करें, भले ही हमारी आइडियोलॉजीज अलग हैं। सो अब हम देखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के बाद क्या हुआ। इलेक्शंस हुए 1925 में, ये इलेक्शंस हुए, और इस इलेक्शन में 141 सीट्स में स्वराजिस्ट को 42 सीट्स मिली, काफ़ी सीटें मिली, और साथ ही साथ सेंट्रल प्रोविंस में भी इनकी मेजॉरिटी हो गई। अब इससे क्या हुआ, स्वराजिस्ट थोड़ा लीड में आ गए, और यहाँ पे थोड़ा स्वराजिस्ट तरीके से काम शुरू होने लगा। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? जो पॉलिटिकल वैक्यूम, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना होता तो पॉलिटिकल वैक्यूम तो ऑब्वियसली क्रिएट होता, तो जो पॉलिटिकल वैक्यूम था वो क्रिएट नहीं हुआ, वो भी कवर अप हो गया। और वल्लभ भाई पटेल 1924 में प्रेसिडेंट के 25वें स्पीकर भी बन गए। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगेन मार्क करके आप इसको नोट कर लीजिए। और नेगेटिव में हम देखते हैं थोड़ी कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी लोगों में। मोर ओवर पर्क्स नहीं थी। पर्क से आप क्या समझ रहे हैं, बेसिकली जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में घुसे और ये जो चाह रहे थे उससे, वो उनको एक्चुअली नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि जो इन पे सब्जेक्ट्स थे, हेल्थ, एजुकेशन, वो
इनसफिशिएंट सब्जेक्ट से, उससे वो जो हासिल करना चाहते थे स्वराज वो नहीं कर पा रहे थे। तो वो उस तरीके से वो काम भी नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर, और हम कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर स्वराजिस्ट का एंड देखते हैं 1924 में। तो अब जब स्वराजिस्ट इतनी मेजॉरिटी में सेंट्रल प्रोविंस में आ गए, स्पीकर बन गए, तो ऐसे क्या कारण थे कि स्वराज पार्टी को ख़त्म होना पड़ा? सो लेट्स जस्ट नो इट। 1924 में ये वीक हो गए। वीक के साथ क्या क्या हुआ, इनमें जो आइडियोलॉजी थी वो स्वराजिस्ट में भी डिवाइड हो गई। सो आप सोचिए, पहले कांग्रेस में 2 आइडियोलॉजीज हुई और उसके बाद भी एक जो 2 आइडियोलॉजीज में भी एक आइडियोलॉजीज में और 2 आइडियोलॉजीज उभर कर आई। सो इतनी सारी विचारधारा एक साथ नहीं रह सकती थी, बहुत मुश्किल था, और वही हुआ, डिवीजन हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या हुआ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे उनका बोलना था कि हम जो काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस काम करेगी वो हिंदू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी। हिंदुत्व और हिंदू रिलीजन के लोग बात करते थे। और उसके कौन कौन से लीडर थे? NC केलकर, मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय। इन्होंने हिंदू इंटरेस्ट की बात करी। वहीं पे ये नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे, उनको ये एंटी हिंदू मानते थे। अब दोनों का काम तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही था, दोनों का काम ब्रिटिशर्स के अंदर रह के ही स्वराज अटेन करना था, बट इनका जो एजेंडा आ रहा था वो थोड़ा हिंदू रिलीजन की तरफ से आ रहा था। हिंदू रिलीजन को आप कैसे काम करेंगे, बट ये थोड़े एक सेकुलर वे में देख रहे थे और इस वजह से इनको ये एंटी हिंदू मानते थे। साथ ही था 1925 में और क्या हुआ, CR दास की डेथ हो गई। अब जब इतने फाउंडर की ही डेथ हो गई तो वो भी एक लीडर वैक्यूम क्रिएट कर देता है। अगेन एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया, और जिसकी वजह से जिस तरीके से स्वराज पार्टी चलनी चाहिए थी उस लीडर वैक्यूम की वजह से भी स्वराज पार्टी नहीं चल पाई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए so do like it, do subscribe it and do share with your friends and family. Thank you for watching the video. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.